रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन यानी कि नागरिक शास्त्र के अध्याय 4 का प्रश्न उत्तर। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को मैं डिटेल में यहाँ पे प्रश्न उत्तर कराऊंगा पूरे अध्याय का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 1। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे एक स्थिति को पढ़ने के लिए दिया गया है नीचे। उसमें बोल रहा है कि एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? तो इसका उत्तर देख लीजिए, आप सभी को पता है इसका उत्तर, लेकिन यहाँ पे मैं इसको पॉइंट वाइज आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला पॉइंट है सरकारी अधिकारी ने सही काम नहीं किया है, बिल्कुल सही बात है, और बल्कि उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है। और दूसरा पॉइंट है अधिकारी के बेटे को इस आधार पर माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए कि उसका पिता आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने पहले प्रश्न का उत्तर बता दिया है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, देख लीजिए। इस किताब में मनमाना शब्द का इस्तेमाल पीछे भी किया जा चुका है। आपको मैं पहले अध्याय में भी आप लोगों को इसके बारे में बता चुका हूँ। अध्याय में के शब्द संकलन में आप इसका मतलब पढ़ चुके हैं। अब एक कारण बताइए कि 1870 के राजद्रोह कानून को मनमाना क्यों मानते हैं? 1870 का राजद्रोह कानून किस प्रकार कानून के शासन का उल्लंघन करता है? ये आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 45 में है। और ये प्रश्न उत्तर करने से पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने ये पाठ अच्छे से रीड तो ज़रूर किया होगा, यानी कि पढ़ा होगा इसको अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका उत्तर दिया गया है राजद्रोह कानून 1870। इस कानून के अनुसार अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। मनमाना क्यों? तो देख लीजिए, कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, परंतु यह कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा केवल भारतीय नागरिकों के ऊपर लागू करने के लिए बनाया गया था, इसलिए इस कानून को मनमाना कानून शब्द दिया गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगला प्रश्न है, ये आपके बुक में चित्र आधारित जो प्रश्न होते हैं उसका पहला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? हिंसा के शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से 2 मुख्य अधिकार प्राप्त हुए? तो यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर है घरेलू हिंसा जो अधिकार है उसके बारे में बताया गया है। जब परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुँचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, औरत को यह नुकसान शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक भी हो सकता है। ठीक है, जब किसी परिवार के पुरुष द्वारा उस परिवार की महिला के ऊपर मानसिक, शारीरिक या फिर भावनात्मक रूप से उसको कष्ट पहुंचाया जाए तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? ये आपका आएगा घरेलू हिंसा के अंतर्गत। और इस कानून के अंतर्गत देख लीजिए, लिखा गया है नए कानून द्वारा महिलाओं को अधिकार क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, 3 अधिकार यहाँ पे पॉइंट वाइज किया गया है। पहला यहाँ पे पॉइंट है, यह कानून एक साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है, यानी कि किसी भी महिला को उसका पति ये नहीं कह के निकाल सकता कि इस घर पे आपका अधिकार नहीं है। दूसरा ये है यहाँ पे पॉइंट, किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ महिलाएं सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं। तीसरा पॉइंट है, महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चे के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं, यानी कि अगर उसका पति उसको मारता पीटता है तो ये इनके पास घरेलू हिंसा का जो अधिकार प्राप्त हुआ है इनको, इसमें ये भी इनके पास अधिकार है कि उसके जो उनको चोट लगेगी उसका खर्च अगर उठाना है तो वो अपने जिसने चोट दिया है उससे प्राप्त कर सकते हैं इसका खर्च। दूसरा प्रश्न है, क्या आप एक ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं जिसका इस्तेमाल इस कानून की ज़रूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए किया गया हो? तो देख लीजिए, लोगों को अवगत कराने के तरीके यहाँ पे 4 तरीके बताए गए हैं। पहला है, जन सुनवाई के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। दूसरा पॉइंट है, कुछ संगठनों के साथ चर्चा की बैठकें आयोजित की गई। तीसरा पॉइंट है, संवाददाता सम्मेलन बुलाए गए। और चौथा पॉइंट है, कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका शुरू की गई। तो ये हो गया आपका चित्र आधारित प्रश्न। यहाँ पे ये धुंधला फिगर है, लेकिन अगर आपने ये पार्ट पढ़ा है तो उसमें आपके बुक में अच्छे से ये समझाया गया है। महिलाएं आपस में बात कर रही हैं कि उनको ये एक कानून के तौर पे कैसे सहायता मिलती है, ये कानून क्यों उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, और इस कानून का सही रूप से पालन न्यायपालिका या फिर पुलिसकर्मी सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखभाल
महिलाओं की ही जिम्मेदारी है। तीसरा प्रश्न है, उपरोक्त चित्रकथा पट को पढ़कर बताइए कि लोगों ने कौन से 2 तरीकों से संसद पर दबाव बनाया। तो संसद पर दबाव बनाया ये कानून लागू करने के लिए। तो पहला देख लीजिए है, वकीलों, कानूनों के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठक लायर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार किया। दूसरा यहाँ पे क्या है, संसद पर दबाव किस तरीके से बनाया गया। तो दूसरा यहाँ पे महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी को अपने सुझाव सौंपे। अब आता है आपका पोस्टर अध्ययन प्रश्न। यहाँ पे आपके बुक में एक पोस्टर दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है। बराबरी यहाँ पे का दर्जा दिया गया है महिला का और पुरुष को। तो यहाँ पे देख लीजिए, बगल में दिए गए पोस्टर में बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्ति वाक्य खंड से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है, देख लीजिए, बराबरी हिंसा से मुक्ति। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। ठीक, इसका उत्तर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है, बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त का अर्थ है, पहला यहाँ पे है, स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर का माना गया है। अभी जैसे मैंने बताया, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है, सबको समझना चाहिए। पहले हमारे समाज में ये क्या था कि एक कुरीति थी, एक तरह से कह सकते हैं, कि लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। लड़की थी तो उसके साथ लड़कों के जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे मिटती जा रही हैं। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, महिलाओं के साथ किसी प्रकार की मारपीट, यौन उत्पीड़न या आर्थिक एवं भावनात्मक पीड़ा न पहुँचाना। ठीक है, इस फिगर का यही मतलब है यहाँ पे। अब आपका आता है प्रश्न अभ्यास। यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के अंदर जो आपके लास्ट में प्रश्न उत्तर दिए गए वो यहाँ पे मैं जल्दी बता देता हूँ। 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला प्रश्न है, कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। अपना जवाब देते हुए कानून के उल्लंघन का कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे उत्तर लिखा गया है, कानून का शासन। पहला पॉइंट है, सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है। दूसरा पॉइंट है, कानून जाति और धर्म के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। और तीसरा पॉइंट है, किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सज़ा है। कानून उल्लंघन का उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय लाल बत्ती पार करता है तो यह यातायात के नियमों का उल्लंघन है। दूसरा प्रश्न है, इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था। इसके कारणों में से 2 कारण बताइए। तो यहाँ पे इतिहासकार जो थे, ये बहुत से लोग दावा करते थे कि जो कानून का शुरुआत हुआ था भारत में वो अंग्रेजों ने किया था। तो बहुत से इतिहासकार थे, इस दावे को झूठ बताते थे, गलत बताते थे। तो यहाँ पे उसके 2 कारण पूछा है। तो 2 कारण, आप सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज़ को गलत ठहराएंगे तो उसके कारण को भी बताना होगा। तो यहाँ पे 2 कारण बताया गया है। तो पहला है, देख लीजिए, ब्रिटिश सरकार ने तो कानूनों को मनमाने तरीके से लागू किया था, जैसे राजद्रोह एक्ट 1870। ठीक है, उन्होंने कानून तो लगाया था लेकिन गलत तरीके के कानून लगाए थे उन्होंने। दूसरा है, ब्रिटिश भारत में कानून के विकास में भारतीय राष्ट्रविदों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा नहीं था कि जो अंग्रेज थे वही सारे कानून बनाते थे, उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो थी हमारे देश के महान नेताओं, महान हस्तियों के काफ़ी बड़े यहाँ पे उनका भी भूमिकाएँ थी उसमें। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना, महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, अपने शब्दों में लिखना है आपको। महिला संगठनों की भूमिका, पहला है, महिला संगठनों ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की शिकायतें तथा विचार सुने। दूसरा पॉइंट है, महिला संगठनों ने जनसुनवाई के दौरान इस प्रकार हिंसा से निपटने के लिए एक नए कानून की ज़रूरत महसूस की। तीसरा पॉइंट है, महिला संगठनों ने विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठक की। चौथा पॉइंट है, घरेलू हिंसा से निपटने के लिए 2002 में संसद में पेश विधेयक को महिला संगठनों ने नामंजूर कर दिया और संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव दिए उनको। और पाँचवा पॉइंट है, 2005 में संसद के सामने नया विधेयक पेश किया गया, यानी कि 3 साल बाद, और संसद की मंजूरी के बाद 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। तो इसको याद कर लीजिएगा, कब लागू हुआ था, कब ये विधेयक नामंजूर हुआ था, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है, अपने शब्दों में लिखिए कि इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्य 44 से 45 जो नंबर पेज पे है से आप क्या समझते हैं। ये का आपके नीचे यहाँ पे वाक्य दे दिया गया है।
अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। तो यहाँ पे है, देख लीजिए, 4 पॉइंट बताया गया है और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। पहला पॉइंट है, ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक सिख सरकार ने बहुत से ऐसे कानून लागू किए जो भेदभाव पर आधारित थे। ठीक है, यह कानून का शासन नहीं था। सिंपल सी बात थी कि आप किसी के रंग भेदभाव के साथ भेदभाव करके कोई कानून लगाते हैं तो वो कानून सभी के लिए समान नहीं होगा, और जो कानून सभी के लिए समानता का अधिकार समान नहीं होता वो कानून किसी काम का नहीं होता। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रवादियों ने अपनी बातों को मनवाने के लिए संघर्ष शुरू किया। यह संघर्ष समानता पर आधारित था क्योंकि वे ऐसा कानून चाहते थे जो भारतीयों और ब्रिटिश दोनों के लिए एक समान हो। जाहिर सी बात है, यही मैंने अभी बताया आपको। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रवादियों के लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिसका पालन करना मजबूरी हो। और चौथा पॉइंट है, राष्ट्रवादी तो ऐसा कानून चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। ठीक, तो ये हो गया आपका आज का कानून की समझ का पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ आप लोगों को आज के क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को डिटेल में समझाऊँ, और अगर ऐसे ही क्वेश्चन आंसर आपको एनसीईआरटी के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी क्लास के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको किस चैप्टर के कौन से अध्याय के क्वेश्चन आंसर चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि 24 से 48 घंटे के अंदर आप तक वो क्वेश्चन आंसर के वीडियो पहुंचा सकूं। आपको सिर्फ इतना काम करके रखना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।